एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 10th और आप मेरे साथ डील कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। और हमारे आज के सेशन में हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर फॉर टर्म 2 दैट इज आवर एनवायरनमेंट, उसका क्विक रिवीजन। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड, अदर राइटर्स की बुक से रिलेटेड हर टॉपिक सीक्वेंस वाइज मिलता है। और यही नहीं, ये मिलता है आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, हर चीज की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहां आपको हर वीडियो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अवेलेबल है। कैसे? सीक्वेंस में अवेलेबल है विथ द क्वालिटी कंटेंट एंड फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले क्लास 10th के स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास 10th है ना, ये क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है लाइफ का। क्यों इंपॉर्टेंट टाइम होता है लाइफ का? यही क्लास 10th है जो आपको रास्ता दिखाने वाली है आपकी मंजिल का, जो कि है क्लास 12th, जो डिसाइड करेगी आपका एम, उसकी तरफ ले जाएगी। तो ये जो क्लास 10th है ना, यहां से अपने को एक चीज अपने दिमाग में बिल्ड करनी है, एक एक्टिविटी अंदर लानी है। वो एक्टिविटी पता है क्या है? वो एक्टिविटी है रिट्राइवल प्रैक्टिस की। और रिट्राइवल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप अपनी मेमोरी बूस्ट करना चाहते हैं, मतलब ये जो सब हम पढ़ रहे हैं इसको आप याद करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये आपको आएगा रिट्राइवल प्रैक्टिस से। और वो होती है कि हम किसी भी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब भी हम बैठे, हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, या हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और उस समय मान लो हमारे आसपास कोई कुछ कर रहा है और हम खाली बैठे हैं, ऐसे टाइम पर हमें अपने दिमाग में क्वेश्चंस लाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू बूस्ट योर मेमोरी फॉर लर्निंग। दिस इज अ प्रैक्टिस थिंग, है ना। इसको करके आप जहां भी बैठे हैं, क्या करना है? जहां भी बैठे हैं दिमाग में क्वेश्चन लाना है और उस क्वेश्चन का फिर खुद से आंसर सोचना है। तो ये प्रैक्टिस बार बार करने से हम बूस्ट करने वाले हैं अपनी एनर्जी और फिर करने वाले हैं क्या? 100% रिजल्ट को अचीव, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज आवर एनवायरनमेंट। सबसे अच्छा टॉपिक आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो कुछ भी है बस हम उसे ही पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है, कैसा है, क्यों है ना। तो हम इन चीजों की बात करेंगे, इसका हम करेंगे क्विक रिवीजन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि भाई आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं उन सेट ऑफ चीजें जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, वो लेकर आई हूं कि आप कैसे कैसे इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। देखो, आवर एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग इज आवर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। तो हमारी सराउंडिंग में हमको क्या क्या चीजें दिखती हैं? कुछ लिविंग थिंग्स दिखती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिखती हैं। बस यही हमारा जो एनवायरनमेंट है, यही हमारी सराउंडिंग जो है, उसी को हम कह रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट है। और सुनो, और बातें सुनो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनवायरन। अब सोचो, जब ये एनवायरनमेंट वर्ड बना होगा तो कोई तो इसका भी बेस रहा होगा ना, जैसे तुम्हारा 10th का बेस है। तो ये जो बेस है वो क्या है? एक फ्रेंच वर्ड जो था एनवायरन, इसका मतलब होता है सराउंडिंग, और इसी छोटे से वर्ड से हमने बनाया है एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दी फिजिकल, एबायोटिक एंड बायोलॉजिकल और एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें रहने वाले, जैसे मैंने बोला, अभी लिविंग थिंग्स भी दिखेंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखेंगी। तो इन सबको अगर हम इंक्लूड कर दें तो आवर एनवायरनमेंट। ऑल राइट, यस,
एंड देन इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और it is very intellect thing to know about environmental science. सुनो, environmental science can be defined as the study of organism in relation to their surrounding. अगर हम organisms की पढ़ाई करें उनके आसपास की चीजों को लेके तो that is environmental science. और क्वेश्चन यहां पर जहां आप मिस कर सकते हो मार्क्स वो क्या है, Our environment World Environment Day is celebrated on 5th June. ये याद रखना है, 5th जून को स्टूडेंट्स 5 जून को मनाया जाता है Our Environment Day. एनवायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग जहां पर हमको फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर्स दिखते हैं और दूसरा हमें कुछ बायोलॉजिकल या बायोटिक फैक्टर दिखते हैं. अब जहां पर भी वर्ड बायो लग जाता है, बायो इज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइफ, है ना, तो वो फैक्टर्स दिखते हैं. दूसरा ये कहां से आया, ये एक एनवायरमेंट जो है ये एक एनवायरन नाम के वर्ड से आया जो कहां से है, जो है फ्रेंच वर्ड. ठीक है, इतनी बातें एनवायरमेंट के बारे में. आइए आगे देखते हैं. नेक्स्ट थिंग, अब ये जो हमारा एनवायरमेंट है इसमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं. कौन कौन से सब्सटेंसेस हमें इस चैप्टर के लिए हैं पढ़ने. पहला सब्सटेंस आता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. अगेन बायो इज इन्वॉल्व्ड, बायोडिग्रेडेबल. तो भाई डिग्रेड करना मतलब किसी चीज को तोड़ना. डिग्रेड करना मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन समथिंग. व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रेक डाउन. देखो जरा, are those substances which are broken down into simpler harmless substances in nature in due course of time by biological process such as action of microorganism. तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब वो चीज जिसको हम डिग्रेड यानी कि तोड़ सकते, और इसको हम तोड़ेंगे तो ये ऐसा टूटना चाहिए जिससे भाई हमें कोई हार्म ना पहुंचे, है ना, अपने को उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए. फिजिकली मेंटली हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हैं इसमें तो ये है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. और जब हम इसे तोड़ेंगे तो वो हम कैसे तोड़ेंगे भाई, हम जाके कोई हथौड़ा लेके तो मारने वाले नहीं है, है ना, ऐसे तो हम हर चीज को तोड़ नहीं सकते. तो हम हर चीज को कैसे तोड़ेंगे, हम हर चीज को तोड़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से. ठीक है, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे कैसे काम इंपॉर्टेंट है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम तोड़ेंगे तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उन्हें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. लेकिन अभी ये है कि हमने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से तोड़ सकते हैं, और जब वो टूटेगा तो बिल्कुल भी कोई हार्म वाली चीज प्रोड्यूस नहीं होने वाली है, वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा जो कि हार्मलेस होगा. एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट. डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट मतलब हाउस होल्ड वेस्ट जिसे हम बोलते हैं. तो हाउस होल्ड वेस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं. हाउस होल्ड वेस्ट में भाई आज ही किसी ने कोई फ्रूट खाया होगा आप में से, तो उस फ्रूट का भाई कुछ तो कचरा निकला होगा ना, वही कचरा है ये, है ना. और अच्छा देखो, जब घर में कोई चीज एज वेस्ट निकलती है तो अलग अलग टाइप में निकलती है. हो सकता है मैगी खा रहे होंगे आप, अभी आपने मैगी खाई होगी तो मैगी का रैपर भी निकला होगा, और अगर आपने उसमें कुछ वेजीज डाले हैं तो वेजिटेबल के पील्स भी निकले होंगे, है ना. तो ये दो अलग चीजें आपको एक छोटे से एग्जांपल में दिख जाती है. मतलब वो जो पील्स है ना, वही है कौन सा, वही है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठेंगे, उनमें से अपना खाना खाएंगे और उसको कर देंगे खत्म, हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दूसरा, यूरिन एंड फीकल मैटर. यूरिन एंड फीकल मैटर बहुत सारे बच्चों को ये कभी नहीं पता होता, लेकिन आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपको ये पता है कि जो यूरिन होती है और जो फीकल मैटर होता है वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. नेक्स्ट, सीवेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, पेपर, वुड, क्लॉथ एंड कैटल डंग. तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो नेचुरल चीजें होती है ना, उन्हीं को हम नेचुरल तरीके से तोड़ सकते हैं बहुत हद तक, है ना. मतलब जो खुद से प्रोड्यूस होने वाली चीजें हैं नेचर में, वी कैन ब्रेक देम डाउन बाय वेरियस प्रोसेसेस. और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो उसके ऊपर फीड करेंगे और फिर करेंगे ब्रेक डाउन. और यहां पर देख के भूख लगने लगी होगी शायद आपको, है ना, पर अपने को ये इसीलिए नहीं देखना है. देयर आर सर्टेन फ्रूट्स
जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, देर आर सर्टन फूड आइटम्स जो यहाँ दिखाए गए हैं, अगेन विच टेल्स यू कि यहाँ जहां से ये फूड बना है, जहां से ये फ्रूट आए हैं, वहां से कुछ तो जो वेस्ट है वो डेवलप हुआ होगा, एंड दैट इज अगेन दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको समझाना तो है ही कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल्स को मेंशन करना है। तो अगली बार जब आप बैठे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो हमें रिकॉल करना है, अच्छा कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। अभी मेरे सामने जो चीजें रखी हैं, अभी जो आप खा रहे हो, उसमें से कौन सी चीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और जो आपके पास आसपास और कुछ वेस्ट है तो उसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। अभी आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हो ना। आगे देखो, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन लगा है ना, तो बायोडिग्रेडेबल जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो क्या लिखा है, आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस, जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो सिंपल या हार्मलेस सब्सटेंसेस में इन नेचर। दीज सब्सटेंसेस मे बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म एंड अक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है कोई गैस के फॉर्म में हो, और ये अक्यूमुलेट हो जाए एनवायरनमेंट में एंड में कॉन्सेंट्रेट इन द फूड चेन एंड हार्म द ऑर्गेनिज्म। अब तुम सोचो, जब आप इस चीज को तोड़ नहीं पा रहे हो तो ये कहीं जाके कलेक्ट तो होगी, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन करते तो होता रिमूवल। अब जब ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ये कहीं कलेक्ट हो रहा होगा, और वो कलेक्ट कहीं पर भी हो सकता है। मतलब जो फूड चेन हम एक दूसरे को, स्मॉल फिशेस आर ईटन बाय द बिग फिशेस, बिग फिशेस को भी खाने वाले दूसरे एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, और हो सकता है कि फिश को कोई ह्यूमन बीइंग ने खा लिया हो, है ना। तो ये जो एक फूड चेन है, ये इसमें आता जाएगा, इसमें कलेक्ट होता जाएगा, जिसे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कुछ स्लाइड में कैसे होता है। अभी अपने दिमाग में रखना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जिसे हम सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो हार्मलेस, तो ये जो अपने बना रहे थे ना हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर, ये नहीं बन पाया, ये इसका नहीं हो पाया भैया। अब क्या हुआ, अब वो कलेक्ट हो गया ना नेचर में। अब जब कलेक्ट हो गया तो कहां जाएगा, कहीं तो रखा होगा। किसमें कलेक्ट हुआ, अभी ये ध्यान रखो, फूड चेन में कलेक्ट हुआ। फूड चेन मतलब जहां कोई ऑर्गेनिज्म, सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फीडिंग वन अपॉन दी अदर। इसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, और इससे क्या हार्म हो सकता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। हर चीज बताऊंगी, थोड़ा सुनना है, पेशेंस रखना है ना। एग्जाम्पल देखो क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में होता है डीडीटी। ये मैंने सबसे आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है, क्योंकि दो चीजें होती हैं। डीडीटी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। किस किस बारे में, कि इससे प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो ये पूछते हैं, और दूसरा पूछते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी और कहां पाया जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है, कहां पाया जाता है, फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन सोचो, तीन चीजें बन गई एक छोटे से एग्जाम्पल से, और ये हमें आगे भी इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी से हम इसका क्या याद, अभी फर्स्ट स्टेप देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूं कभी भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो, पहले बेसिक चीजों से सोचना चालू करो, यू विल ऑलवेज रीच योर गोल, है ना। तो बेसिक चीज, आज हमने इसे एग्जाम्पल से पढ़ना जब चालू किया तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि डीडीटी जो है वो कहलाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो क्या है, जो एक इंसेक्टिसाइड है, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला सब्सटेंस है ना। और कहां यूज होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, मतलब जहां फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चलती है वहां पर इंसेक्ट्स, कीड़े ना आए, इसीलिए डाला जाता है क्या, डीडीटी। और डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। बिल्कुल ध्यान से 2-3 बार अब इसको हमें रिवाइज करना है, 2-3 बार खुद बोल के देखना है। कहीं अगर चल रहे हैं तो थोड़ा सा एक पेपर पे लिख सकते हैं ताकि रिकॉल रहेगा। यस, प्लास्टिक फिर से बायोडिग्रेडेबल, उसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। दूसरा पॉलिथीन बैग, अगेन दी सेम थिंग। इंसेक्टिसाइड, अभी अपन ने देखा ना वो इंसेक्टिसाइड है, ये वही वाला इंसेक्टिसाइड है, परेशान मत हो। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को भी हम मार सकते हैं इसकी मदद से। मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। अब ये कुछ ऐसे
सब्सटेंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं जो अगेन कैसे हैं नेचर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल, विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन एंड इट मे गेट कलेक्टेड इनटू द साइकिल, मतलब कि फूड चेन में कलेक्ट हो सकता है और हो सकता है आगे जाके हमें इससे कोई हार्म हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आई बात। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें यहीं से याद करके चलने हैं। लेट्स मूव अहेड। अब आपसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को लेके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो ये होता है कि आप हमें बता दो भाई कि ये सब्सटेंस क्या क्या है, तो बता देंगे, एग्जांपल दे देंगे। दूसरा पूछा जाएगा भाई डिफरेंशिएट करो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है मैं आपके लिए वो भी इसी रिविजन में लेके आई हूं। इसको समझाने के बाद जब मैंने आपको ये दोनों चीजें समझा दी तो मैं आपके लिए ये डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में लेके आई हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है। Biodegradable wastes are those waste that degrade or break down naturally, जिसको हम तोड़ सकते हैं नेचुरल वे में। ठीक है, ये इतना अपन ने याद कर लिया। द सब्सटेंस विच कैन बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन नेचुरली, नेचुरल तरीके से कैसे किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। और यहां क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिग्रेड इजीली, जिनको आप इजीली तोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अब ये यहां पे एग्जांपल्स आ गए दूसरी चीज में, मटेरियल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, देयर वेस्ट, जो प्लांट से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट है और जो एनिमल से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट है। हमने पढ़ा था ना सीवेज, फीकल मैटर, यूरिन, वो सब कहां आते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल्स फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सब क्या है, ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब यहां पे क्या एग्जांपल्स होंगे, मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, केमिकल, पेंट, प्लास्टिक fall under the category of non biodegradable items। ये सब है non biodegradable items जिनका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अकर फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। देखो मैंने तुम्हें बताया था नेचुरल प्रोडक्ट से आने वाला है, जैसे किचन का वेस्ट हो सकता है जहां आप खाना बना रहे हो, है ना, अभी भूख लगी है, बैठो, अभी सुनो, अभी नहीं जाना, अभी अपन खाना बनाएंगे, बाद में खाएंगे, पहले किचन का वेस्ट तो देख लो। ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, ये सब जो नेचुरल चीजें होती है ना, एकदम नेचुरल चीज, वो क्या करती है, उसको आप तोड़ सकते हो नेचुरल तरीके से। और एंड व्हाट अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज यूजुअली सीन दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर केमिकली सिंथेसाइज्ड एंड डज नॉट अकर नेचुरली। इसमें देखा जाता है कि इनको आपने केमिकली बनाया होता है ना, आर्टिफिशियल तरीके से आपने खुद बनाया है, लेकिन आप वो जो है वो नेचुरली नहीं आता नेचर में, मतलब एनवायरनमेंट में नेचुरली नहीं आया है, आपने उसे ब्रेक डाउन किया है। ये 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, बोला था ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे आगे। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डीकंपोजिंग द मटेरियल इनटू द सॉइल, कि अब वो डीकंपोज कर सके मटेरियल को सॉइल में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो कि एक कोई फॉरेस्ट एरिया को इमेजिन कर लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट एरिया ले लेते हैं। सोचो कि वहां पर एक ऐसा आउटस्कर्ट्स में फॉरेस्ट है, मतलब कोई दूर के एरिया में फॉरेस्ट है जहां कोई जाता नहीं है ज्यादा। अब वहां पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट मर जाए, है ना, सपोजिंगली वो प्लांट वहां मर गया, तो अब क्या होगा, वो वहां पर गिर गया या किसी ने खा लिया और वो वहां गिरा हुआ है ना, तो वो अभी ड्राई वाला नहीं हुआ है ना, किसी ने कट करके गिरा दिया या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से टूट के गिर गया, तो अब वो वहां पड़ा हुआ है फॉरेस्ट में, वहां उसे कोई उठाने नहीं जा रहा, साफ करने नहीं जा रहा, सही है। अब जब अगर मान लो नहीं जा रहे हैं उसको साफ करने, तो उसका क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, वो एक दिन उस जगह से हो जाएगा खत्म। कैसे खत्म होगा, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही है, बैक्टीरिया और फंजाई आ जाएंगे और आके क्या करेंगे, वहां उस प्लांट के ऊपर जो ऑलरेडी किसी रीजन से गिर चुका था, उस प्लांट के ऊपर आके बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी का एसिड वगैरह रिलीज करेंगे और वहां जो प्लांट है उसकी बॉडी सरफेस को तोड़ेंगे एसिड रिलीज करके। ये प्रोसेस होता है, एसिड रिलीज करते हैं और वहां जो प्लांट का, सपोज करो ये प्लांट की बॉडी है, इसको तोड़ेंगे,
यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। ऐसा समझ लो कि मान लो गला दिया उन्होंने तोड़ तोड़ के, तो अब जब वो गल गया है ना तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया है, छोटा सा है ना, तो खा तो सकता नहीं है इतने बड़े प्लांट को, तो भाई ऐसे ही करके ये खा लेता है धीरे धीरे धीरे। और ऐसे नहीं कि एक, ये सबको लेके जाता है, जैसे तुम लोग सबको वीडियो शेयर करते हो ना, ऐसे ये सबको लेके जाता है, चलो भाई वहां खाना खाएंगे, आज वहां बैठते हैं। अब यह खाना खा रहा है और वैसे ही फंजाई भी आ जाती है कॉलोनी में और उसके ऊपर फीड करने लगती है, ऐसे कर करके डीकंपोज हो जाता है, मतलब कि वो जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एंड दिस इज हाउ द ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और फिर वो मटेरियल जो बचा कुचा होगा वो सॉइल में मिल जाएगा। And what happens over here? Non-biodegradable substances do not degrade easily or by action of natural agents. इसको आप easily तोड़ नहीं सकते हो और natural agents की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। इतना अपना हुआ, यहां पर तुम बहुत सारे मार्क्स गेन करने वाले हो इस क्वेश्चन में। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कई बारी लॉन्ग नोट में भी पूछा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट नोट दोनों में ही आता है। दैट्स इट, ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और नई चीज आती है, वो है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? एनवायरनमेंट तो हमने देख लिया, हमारी सराउंडिंग है और वहां पे अलग अलग टाइप की चीजें जो हैं वो हो गई हमारी सराउंडिंग, और वही हो गया हमारा एनवायरनमेंट जो एनवायरन कहलाता है फ्रेंच में, वहीं से ये वर्ड निकला है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना लेते हैं। फिर हमने पढ़ लिया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा होता है, कौन ब्रेक डाउन करता है, क्या एग्जाम्पल होता है, खत्म इतनी कहानी। आगे जब हम बढ़ते हैं, अभी देखो अपन ने कितनी क्विकली एक बार और रिवाइज भी कर लिया, राइट। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम। भाई ये इको एक सिस्टम है, सिस्टम। अपन किसी चीज को सिस्टम कब बोलते हैं? जब वहां पर कुछ मतलब कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। एग्जैक्टली वैसा ही कोऑर्डिनेशन यहां इकोसिस्टम में चलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे देखिए कैसे इसको लिखना है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसको कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर भी हो और फंक्शनल भी हो। किसी चीज को अपन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कब बोलते हैं? स्ट्रक्चर मतलब इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम बनाने में क्या क्या चीजें लगी होंगी उसकी बात करने वाले हैं, और फंक्शन और उसमें क्या क्या काम चल रहा है उसकी बात करने वाले हैं। यूनिट ऑफ बायोस्फीयर एक ऐसा यूनिट जहां पर पूरा भाई तत्व सब मिलकर के बने भी हैं, ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स, एयर है, वाटर है, लैंड है, ठीक है। और फंक्शन उसमें वो कुछ मिलकर के फंक्शन कर रहे हैं, अभी देखेंगे क्या फंक्शन कर रहे हैं ना। तो ऑफ बायोस्फीयर कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जो इंटरैक्ट करते हैं आपस में। देखो मैंने बोला ना वो सिस्टम तभी कहलाता है, कोई भी चीज सिस्टम तभी कहलाती है जब वहां पर कोई चीज कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो लोग। तो वही यहां पर भी इंटरैक्शन है, ठीक है, ऑफ interacting organism in the area together with non-living constituent of the environment. Thus an ecosystem is self-sustaining system where energy and matter are exchanged between living and non-living components. अब जैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन में इकोसिस्टम पूछा गया तो एनवायरनमेंट पूछा गया, तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या लिखने से मार्क्स मिलेंगे। जैसे ही इकोसिस्टम पूछा जाएगा तो वहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन ने बोला है लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, है ना। अब ये जो लिविंग कंपोनेंट होता है, मैंने हमेशा आपको बताया है, लिविंग का मतलब होता है क्या? बायो मतलब लिविंग, बायो से ही पूरी लिविंग है, बायोलॉजी से ही जिंदा हो, है ना। तो ये जो बायोलॉजी जो लिविंग है ये कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट, ये कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा नॉन लिविंग भी लिखा है ना, अपन ने लिखा है। तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है ये कहलाता है, आगे लाई हूं नॉन लिविंग कंपोनेंट कहलाता है एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। जब किसी चीज के आगे ए लग जाता है तो वो हो जाता है एब्सेंट,
है ना। अभी जितना एब्सेंट है वो सब कुछ ए से है ना। तो अब ये बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, और जब लाइफ एब्सेंट हो जाए तो दैट इज एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे ही इकोसिस्टम आए ना तो ये आंख बंद करके सबसे पहली लाइन में लिख देना, वहीं पे नंबर मिलने वाले, ठीक है। पहले बता देना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, जहां पर लाइफ होती है ना। दूसरी चीज, इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट। ब्रैकेट में लिख भी देना, बता भी देना, पता है ना अपन को, अपन एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में लिख भी देना कि भाई आप लिविंग हो, आप नॉन लिविंग हो, इतना बता दिया। तो ये सारी बातें हो गई इकोसिस्टम के बारे में। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि ये और क्या क्या होता है। अब अगर हमसे पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट आर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, एक्सप्लेन। क्या क्या होते हैं ये दोनों कंपोनेंट, हमको ये समझा दो। तो क्या समझाओगे? बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट मींस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई जैसा छोटा ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म, चाहे आप एलिफेंट ले लो, चाहे आप ह्यूमन बीइंग ले लो, सब कुछ जितने भी लिविंग है ना, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ लिविंग कंपोनेंट है। और एग्जाम्पल अपन ने देख ही लिए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब कुछ। और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं ना, ये एयर आ रही है, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, पानी जो पी रहे हो तुम अभी, वो सब कुछ, मिनरल वगैरह सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज इट इज एबायोटिक कंपोनेंट। क्लाइमेट, फिजिकल फैक्टर्स सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, एग्जांपल्स चल रहे हैं, humidity, pressure, wind are the part of abiotic environment, right? Let's move ahead. Then we have टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो हमने इकोसिस्टम देखा इतनी देर से कि इसमें लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये जो इकोसिस्टम है ये भी अलग अलग टाइप का होता है, और इसके जो टाइप्स हैं वो किस तरह है, किस प्रकार है, वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में दो टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब कोई भी चीज जो नेचर ने करी है, तो वही नेचुरल इकोसिस्टम। The natural ecosystem are terrestrial, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर, एंड एक्वेटिक, ठीक है, यानी पानी में। तो लैंड पर भी हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम, और पानी के अंदर भी हो सकता है। कैसे? द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लैंड आर, लैंड पे देखो कौन कौन सा इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है जानते हैं, ग्रासलैंड है जानते हैं, डेजर्ट है ये भी हम जानते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लैंड पर प्रेजेंट इकोसिस्टम है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का वेजिटेशन, यानी फॉरेस्ट में बहुत थिक वेजिटेशन होता है, कई सारे फॉरेस्ट में, मतलब बहुत सारे हैवी बिल्ड प्लांट्स होते हैं, और उन प्लांट्स के ऊपर भी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीचे जो है, नीचे वाले ग्राउंड एरिया में प्रॉपरली धूप नहीं मिल पाएगी, सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े प्लांट के ऊपर ही लग जाते हैं ताकि उनको सनलाइट मिल जाए और खाना बनाना उनके लिए इजी हो। ऐसे ही वहां पर अलग अलग टाइप के मंकीज होते हैं, वैसे मंकी जिनके पास प्रीहेंसाइल टेल होती थी, मतलब कि वो आराम से लटक सकते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातों टाइप्स, ऐसा मिलकर के एक फॉरेस्ट बन जाता है। और वो जो फॉरेस्ट है वो क्या है फिर? इट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। इसी तरीके से सिमिलरली देयर आर एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब पानी के अंदर इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन, ये अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है जहां पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। स्मॉल फिशेस मिलेंगी, लार्ज फिशेस मिलेंगी, हो सकता है एम्फीबियन मिल जाए कोई जो वहां रह रहा हो लैंड पर भी और वाटर पे भी, मतलब कि कोई फ्रॉग मिल जाए, हो सकता है कोई रेप्टाइल मिल जाए, हो सकता है कोई फ्रेश वाटर प्लेनेरिया मिल जाए जो हम पढ़कर आए हैं ना, हो सकता है कि कोई और सपोजिंगली स्पायरोगेरा मिल जाए फ्रेश वाटर में। तो ये सारे छोटे से बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सब मिल करके वहां इंटरेक्शन करके रहते हैं। कहाँ? नेचुरल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब जो भाई हमने अलग तरीके से बनाया है, नेचर ने उसको नहीं बनाया था। तो यहाँ पर बहुत अच्छी दो इमेजेस हैं। एक
नेचुरली जो खुद बना है, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा जो हमने बना दिया जहां हमने प्लांट्स भी रखे, एनिमल्स भी रखे, दैट इज एन इकोसिस्टम। जैसे बहुत लाइव एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में एक्वेरियम होगा, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मैन मेड और बाय ह्यूमन, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये किसने बनाए हैं? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए। कॉमन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम आर क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, गार्डन जो हमने बिल्ड किया, वहां पर हमने अलग अलग ग्रासेस, अलग अलग प्लांट्स लगा दिए। हो सकता है वहां पे कोई वो आ जाए, कोई कैटरपिलर आ जाए, कोई बटरफ्लाई आ जाए, तो ये सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो बस वही बन गया हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या डिफिकल्ट है इसमें? इकोसिस्टम मतलब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जो लिविंग ना हो, बायोटिक मतलब जो लिविंग हो। तो कौन कौन सा आ जाएगा? प्लांट आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, बड़े एनिमल्स आ जाएंगे, और बैक्टीरिया, फंजाई, सब कुछ आ जाएगा। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? मतलब एबायोटिक जो है, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सब कुछ आ जाएगा। अब ये फिर होता है दो टाइप का, जो हमने अभी पढ़ा, एक नेचुरल जो खुद से बना है, एक जिसको हमने बना दिया। नेचुरल वाला कौन सा है? नेचुरल वाला है भाई डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, और हमने बनाया है एक्वेरियम जो हमारे घर में प्रेजेंट है, और गार्डन्स, क्रॉप फील्ड, पार्क, एक्सेट्रा, राइट। ओके, सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर्स। अब भाई हमने अपने क्लास 10th में ही इसी साल हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस, पहला चैप्टर बायोलॉजी का। अब जब हमने वो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था, तो हमने वहां अलग अलग न्यूट्रिशन में हैबिट पढ़ी थी, मतलब एक ऑटोट्रॉफ पढ़े थे, एक हेट्रोट्रॉफ पढ़े थे। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते थे, हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड करते थे ऑटोट्रॉफ पर फॉर देयर फूड। तो बस वही चीज हम यहाँ फिर से पढ़ने वाले हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो क्या कहलाते थे? उनको ऑटो इसलिए बोला, अपने आप बना ले रहे हैं, ऑटो है ना। तो ये ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक, वही जो हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा यहाँ रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा उसे ही लाएंगे। तो बिल्कुल ये चैप्टर इसीलिए मैंने बोला था इजी है, कि हम वही से पढ़ते आ रहे हैं, तो सब हमें मालूम ही है भाई आधी बातें। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? Those organisms which produce food by photosynthesis, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाएंगे by the process of photosynthesis। photosynthesis भी हमने लाइफ प्रोसेसेस में वहां पढ़ी थी, है ना। The process by which green plants make their own food by using raw material like carbon dioxide, and जहां पर क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है, ये सब मिलकर के बना लेता है भाई, फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ऑर्गेनिजम्स which can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using radiant energy of the sun in presence of chlorophyll। ये तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो बनता है शुगर और स्टार्च। तो शुगर और स्टार्च ही क्यों बनता है? फैट क्यों नहीं बन गया? प्रोटीन क्यों नहीं बन गया? भाई सिंपलेस्ट फॉर्म ही बनेगा ना, उसके पास सिंपल चीज है, सिंपल चीज बना लेता है। कहां से इतनी बड़ी चीज बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना। पता है सिंपल फॉर्म ऑफ फूड कौन सा होता है? शुगर और स्टार्च, इसीलिए ये बना। एग्जाम्पल आर ऑल ग्रीन प्लांट्स, सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सबके पास ग्रीन इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल है ना। पढ़ा है क्लोरोफिल, तो भाई वो है तो ग्रीन प्लांट है, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, तो वो बन गया क्या? प्रोड्यूसर। और दूसरा, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर ने तो अपना खाना बना लिया और खुद भी खा लिया और रख लिया है थोड़ा सा खाना। अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर आएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, वो क्या करेगा? आएगा और इसको खाएगा, जिसने खाना बनाया है ना, ताकि उसको भी भाई अपना फूड, अपना ग्लूकोज, स्टार्च मिल जाए बॉडी में। तो वही हो गया कंज्यूमर। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फूड फॉर फूड। ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कौन सा वाला प्रोड्यूसर? वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो। कौन सा वाला? अभी जो ग्रीन प्लांट की बात करी। ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली डिपेंड कर सकता है या इनडायरेक्टली भी डिपेंड कर सकता है, बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स फॉर देयर सस्टेनेंस, मतलब उनके लाइवलीहुड के लिए, जिंदा रहने के लिए। कंज्यूमर्स जिंदा रहने के लिए, वो वाला नहीं, सस्टेन करने के लिए। कंज्यूमर्स देयरफॉर फीड अपॉन दोज बिलो इट इन अ फूड चेन एंड आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स। देखो मैंने बोला था ना ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स आएगा, आ गया ना हेट्रोट्रॉफ्स, वही चीज है जो पढ़कर आए हो, कुछ भी नया नहीं है। अब आगे देखो, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर,
हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड पैरासाइट। अब ये इसमें अलग अलग टाइप के हैं क्योंकि ये सभी खाना कंज्यूम करने वाले हैं, मतलब दूसरों से लेने वाले हैं, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। आओ उनको भी देख लेते हैं क्या टाइप है। ऐसा अपने से पूछ लिया तो क्या करेंगे, लिख के आना है ना एग्जाम में। तो हर्बीवोर क्या है, आर दी एनिमल्स दैट कंज्यूम और ईट वेजिटेशन और प्लांट। हर्बी मतलब हरी चीजें जिसने खा ली वो हर्बीवोर हो गया। एग्जाम्पल काउ और हॉर्स, तो प्लांट वाला जो भी मटेरियल है वो जिसने भी खाया दैट इज हर्बीवोर, है ना। देख ही रहे हैं काउस खा जाती है घर के बाहर, हॉर्स खा जाता है ना, अपन ने ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट कार्निवोर, एनिमल्स दैट ईट मीट ऑफ द अदर एनिमल्स, जैसे टाइगर और वोल्स, मतलब जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा जाए ना, मांस खा जाए। अब मम्मी भी तुम्हें ऐसा बोलती होगी तुम लोगों ने मेरा मांस खा लिया, पर तुम लोग नहीं हो कार्निवोर, है ना। अभी ये हो गया कार्निवोर जिसने मीट खा लिया या फ्लैश खा लिया। ओमनीवोर कौन होता है, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट और एनिमल। भाई ये क्या करता है, इसको तो खाने से मतलब है, तो इसने क्या किया, मैं प्लांट भी खा लूंगा और मैं फ्लैश भी खा लूंगा, तो मैं हो गया ओमनीवोर। जैसे ह्यूमंस एंड कॉकरोचेस। एंड देन वी हैव पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट है इस पे क्वेश्चन बनता है। ये पैरासाइट हमने अपने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, इसी साल 10th में ही, है ना। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच दैट लिव ऑन, या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे या फिर बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म और इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे या उसकी बॉडी के अंदर घुस के रहेंगे, ठीक है। और वो कौन होगा जिसके ऊपर रहेंगे या जिसके अंदर घुस के रहेंगे, वो है होस्ट, ठीक है। होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे या फिर होस्ट की बॉडी के अंदर घुस के रहना है। फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिएंट्स, और वो रह क्यों रहा है, भाई उसको क्या जरूरत है, खाने की जरूरत है, इसीलिए रह रहा है। तो अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहे या उसके बॉडी के अंदर रहे और फिर रह के अपना उससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करे, मतलब न्यूट्रिशन निकाले, तो वो हो गया पैरासाइट। और ये जो ऑर्गेनिज्म था जिसको भैया यूज किया गया वो हो गया होस्ट। तो पैरासाइट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। अपन ने बोला ना बॉडी के ऊपर रह रहा है, बॉडी के अंदर रह रहा है, तो बॉडी के ऊपर जो रह रहा है विच लिव्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब आउटसाइड, और जो बॉडी के अंदर रह रहा है वो कहलाता है एंडोपैरासाइट। हमेशा एंडो वर्ड यूज होता है व्हेन यू टॉक अबाउट इनसाइड ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज के अंदर की बात करते हो तो वो होता है एंडोपैरासाइट, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज डन। एग्जाम्पल पैरासाइट्स ऑफ मैन इंक्लूड, मैन के अंदर भी पैरासाइट है ना। अगर जुए हो गई हैं भाई, जुए हो गई लाइस, तो वो क्या है, वो है बॉडी के ऊपर रहने वाली। तो आप हो उसके होस्ट और वो है पैरासाइट, और वो बॉडी के ऊपर रह रही है तो वो कहलाएगी एक्टोपैरासाइट। और उसके बाद पेट में कीड़े हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, वर्म्स हो जाते हैं, है ना। वो छोटे बच्चों को चुन्ने काटते थे जो रात को, याद आ गया, हाँ वही वाला। वो जो है ना वो बॉडी के अंदर रह रहा है और वो कहलाता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी, एक्टोपैरासाइट आउटसाइड द बॉडी। हो गया, बस ये हुई कहानी पैरासाइट की। मूव अहेड। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, अभी जो अपन इतनी देर से पढ़ के आए ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेड कर दिया मतलब तोड़ दिया सिंपल सब्सटेंसेस में, वहां ये बहुत जरूरी थे भाई। ये कौन है, डीकंपोजर्स, दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट वेस्ट, ठीक है। जो मरे हुए एनिमल्स और प्लांट में से अपना खाना एक्सट्रैक्ट कराए, जिसने वहां पर वो जो खत्म किया था ना प्लांट की बॉडी को, अपना एसिड निकालकर, और वो कॉलोनी में आकर चलो भाई सब लोग आज तो वहीं पे जीमेंगे, भाई वो वाले लोग हैं ये। तो ये इनने क्या किया, एक साथ आए और मरे हुए प्लांट या एनिमल को खा गए, यानी कि डीकंपोज कर दिया। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज decomposers. These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance. ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। और फिर वो जो चीजें जितनी इनने खा ली वो तो ठीक है, अपन ने वहां पढ़ा था बची हुई चीजें सॉइल में मिल जाती हैं। तो जब वो सॉइल में मिल जाती हैं तो आने वाले जो नए प्लांट्स उस जगह ग्रो होंगे वो उस मटेरियल को यूज करेंगे, ठीक है, फॉर द ग्रोथ। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। यही इन्हीं दोनों को अपन ने वहां भी प्लांट पे बिठाया था ना, बस यही एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल था भाई, वो ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
Food chain, it is the sequence of organism through which energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other. Food chain, है ना? चेन मतलब क्या समझते हो? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा कुछ चल रहा होगा. चेन तो मतलब यही होती है. और फूड की चेन है मतलब फूड से रिलेटेड, कुछ ईटिंग हैबिट से रिलेटेड, एक के बाद एक, एक के बाद एक. तो ये जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये क्या है? ये है सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक के बाद एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. हर बार जब एक दूसरे को खाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना. एक दूसरे को मतलब एक जो है वो दूसरे को खा ले तो एनर्जी उसकी अपने पास आ जाएगी. तो भाई एनर्जी ट्रांसफर होती है इन दी फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में, बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है. ठीक है. इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. यही रिलेशनशिप बताता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की. मतलब हु ईट्स हुम, किसने किसको खाया, किसने किससे क्या कहा पढ़ते थे ना, ये किसने किसको खाया है, हु ईट्स हुम. Thus it is series of organism taking part at various biotic level from producer and ends in the consumer. अब एक चीज समझो, हमेशा खाना बनाता कौन है? मम्मी? नहीं, यहां पे यार हमेशा खाना बनाता कौन है? प्रोड्यूसर. तो ये जो प्रोड्यूसर खाना बना रहा है, इसके ऊपर आके जब अगर कोई खाना खाएगा तो वो कंज्यूमर ही कहलाएगा ना. पढ़ा अपन ने ये. तो अब ये जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर बनाएगा, कंज्यूमर खाएगा, तो हमेशा फूड चेन यहां बनाने वाले से चालू होगी और जाएगी कंज्यूमर तक. ठीक है, जिसने खाया है. अब क्या हुआ, एक अपन अगर एग्जाम्पल ले तो अगर ये प्रोड्यूसर है, इसने बनाया खाना, तो इसको किसने खाया? जो हर्बीवोर थे, जो प्लांट्स बस खाते थे. फॉर एग्जाम्पल काऊ ले लेते. ठीक है, काऊ ले लिया या हॉर्स ले लिया या और कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया, तो उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, या सपोज करो रैबिट ले लिया, तो वो भी तो ग्रीन प्लांट ही, ग्रीन चीजें ही खा रहा है. अब इतने सारे अपने पास हर्बीवोर के एग्जाम्पल हैं, प्लांट्स तो अपने पास बहुत सारे हैं ही. अब इस हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खा जाए, मतलब कि सपोज करो कि लायन खा सकता है, लायन के अलावा वो तो चलो बहुत बड़ा कार्निवोर हो गया, कैट खा सकती है. तो अगर ऐसे जिस मतलब इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, इसको कोई और खा लेगा, ओमनीवोर खा लेगा, अगर ऐसी सीरीज चलती है तो उसको हम कहते हैं फूड चेन. ये क्लासिक एग्जाम्पल है ना. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके समझने के लिए है, एग्जाम में लिखने वाला मैं आगे लेकर आई हूं, उसको भी बताती. ठीक है, आगे देखो. Now we have the examples. अब हम बात करेंगे उन एग्जाम्पल्स की जो आपको लिखने हैं अपने एग्जाम में. तो वो क्या क्या एग्जाम्पल्स लिखने हैं? जैसे फूड चेन, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो कैसी फूड चेन होती है? ठीक है, सपोज ये ग्रास थी, ग्रास ने अपना खाना खुद बना लिया, वो हो गई प्रोड्यूसर, उसको खाया ग्रास हॉपर ने. ग्रास हॉपर क्या था? हर्बीवोर, जो ग्रीन चीजें खाता है. ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, वो हो गया कौन? कार्निवोर. और फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, अगेन इट इज अ बिगर कार्निवोर देन फ्रॉग. और फिर स्नेक को खा लिया ईगल ने, दैट इज द टॉप मोस्ट कार्निवोर, जो इसको भी खा के चली गई. दिस इज अ फूड चेन जहां पर एनर्जी हो रही है ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके, इसको आप बहुत अच्छे से यहां पर भी देख सकते हैं. आई हैव अ वेरी गुड GIF फॉर यू. यहां पर देखो, ये शुरू से देखो. सन था, सन ने ये ग्रीन जो ग्रासेस है इनका खाना बन गया. फिर यहाँ पर ये जो बटरफ्लाईज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, उनको खा लिया. फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को आखिरी में किसने खाया? ईगल ने खाया. दिस इज हाउ. अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, वो हो रही है इन अ फूड चेन. ओके, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? फटाफट से दिमाग लगाओ. सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी किसने दी? एनर्जी आई कहां से इस फूड चेन में? अगर आपने दिमाग लगा लिया है तो मैं बता देती हूँ, एनर्जी जो है वो आई है इससे, प्रोड्यूसर से नहीं. एनर्जी आई है सनलाइट से. बेसिकली द एनर्जी इज ओरिजिनेटेड और इट कम्स बेसिकली द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, जो देगा प्रोड्यूसर को, और फिर प्रोड्यूसर हर लेवल के कंज्यूमर को पास ऑन करता है एनर्जी. सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल in which the example belongs to aquatic ecosystem, मतलब पानी के अंदर, है ना. तो पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन एक प्रोड्यूसर, मतलब समझ लो ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसने अपना खाना खुद बना लिया, वो है फाइटोप्लैंक्टन, है ना. वो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे,
ठीक है, उसको खाया किसने? जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन जो होता है, जू प्लैंकटन होता है लाइक जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश खाना कहां से खाएगी? उसने इस ब्लू ग्रीन एल्गी को खा लिया, तो ये हो गई हर्बीवोर, क्योंकि इसने अपना खाना खुद बनाया था, ये प्रोड्यूसर था, अब इसको खाया तो ये हो गई हर्बीवोर। जेलीफिश, जेलीफिश को कार्निवोर ने खा लिया, मतलब क्रस्टेशियन ने खा लिया। क्रस्टेशियन फॉर एग्जांपल आप ले लो प्रॉन, ठीक है, इसने खा लिया भाई इसको, जेलीफिश को। अब प्रॉन को बिगर फिशेस ने खा लिया तो वो कार्निवोर हो गई, है ना, दूसरा लेवल ऑफ कार्निवोर। और इसको भी खा लिया क्रेन ने। क्रेन, हैव यू सीन दैट अ बर्ड लाइक थिंग विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फीट व्हिच इज प्रेजेंट इन द वाटर, वो इन बिगर फिशेस को खा जाती है। इट इज कॉल्ड द टॉप कार्निवोर। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से पूरी फूड चेन लिखकर बतानी है। अभी भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हमें दिन में 2-3 बार इसको खोल के देखते रहना है। जब जब भी हमारे हाथ में फोन आएगा, वीडियो ऑन करने से पहले एक बार इसको देख लेंगे तो ये हमारी मेमोरी बूस्ट करेगा, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। दैट्स इट। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। हम जो ये इतनी देर से फूड चेन कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस फूड चेन का, उसको जानते हैं। अच्छा, क्यों जरूरी है फूड चेन पढ़ना, क्या होगा फूड चेन पढ़ने से, नहीं पढ़ा होता तो क्या हुआ होता, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब द फूड चेन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है? मात्र 3 सिग्निफिकेंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आपको याद करने हैं, और वो क्या है? फूड चेन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो फूड हैबिट्स है ना, ईटिंग हैबिट्स है, वो समझ में आती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, कि कौन किसको खा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कैन फॉलो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। और हमको एक बेसिक मैकेनिज्म पता चलता है कि ये जो फूड के फॉर्म में एनर्जी है वो कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, फूड कैसे जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे आगे जा रहे हैं। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक नया क्वेश्चन निकल कर आता है, वी कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन एन इकोसिस्टम। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ फूड ही खा रहे हैं, सिर्फ फूड ही जा रहा है, हो सकता है उसके साथ कोई टॉक्सिक एलिमेंट भी जा रहा हो। अब वो टॉक्सिक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो कलेक्ट होता जाएगा ऑर्गेनिज्म के बाद, दूसरे में, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, एंड टॉप कार्निवोर में पहुंच गया। तो अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है, किसमें मिल सकता है? टॉप कार्निवोर में। तो ये जो स्टडी है ये भी हमको यहीं से पता चलती है, जिसको हम आगे इसी चैप्टर में, इसी क्विक रिवीजन में पढ़ने वाले हैं कुछ स्लाइड्स के बाद, जो कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थ्रू दिस फूड चेन, तो वो कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर सेट ऑफ सिग्निफिकेंसेस व्हिच आर फॉर द फूड चेन, कि क्या इंपॉर्टेंस है फूड चेन का। ये 3 चीजें हमको याद करनी है फूड चेन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज फूड वेब। अभी हमने बात करी फूड चेन की, और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं फूड वेब। अब स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है फूड चेन और फूड वेब को लेके, जबकि दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। चेन मतलब जहां एक के बाद एक सीरीज चल रही हो, और वेब यानी कुछ जाले जैसा बना हुआ हो, है ना, कुछ वेब मतलब इंटरलिंक, इंटरकनेक्शन, कुछ ऐसा बना हुआ है। तो जब बहुत सारी सिंपल सीधी भाषा में, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूं, जो फूड चेन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, और ये जो अलग अलग टाइप की फूड चेन्स होती हैं, अगर हम इन फूड चेन्स को एक साथ जोड़ दें तो वो कहलाता है फूड वेब, ठीक है। इंटरलिंकिंग जो होती है ऑफ वेरियस फूड चेन, इट इज कॉल्ड एज फूड वेब, एंड इट इज इजी टू रिमेंबर नाउ। अब हमें ये सिंपल बात समझ में आ गई। फूड चेन मतलब एक के बाद एक जो लेवल्स हैं, जहां पर एक दूसरे को ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और फूड वेब मतलब हम बहुत सारी फूड चेन्स को लेकर मिला दें तो वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा हमारा फूड वेब। यहां जाने से पहले इस पिक्चर को देखो, इस इमेज में देखो क्या दिखता है। अगर हम देखें, अगर आप स्पॉट कर सकते हो तो ट्रीज, डियर और फिर माउंटेन लायन की तरफ जो गया है, ये एक फूड चेन हुई, ठीक है। दूसरा ये ग्रास, फिर डियर की तरफ गया और फिर लायन की तरफ गया, वो दूसरी फूड चेन हो सकती है ना। फिर ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने खाया, हॉक को माउंटेन लायन ने खाया, ये तीसरी फूड चेन, सही है।
फिर ग्रास को किसने खाया? माउस ने खाया, माउस को हॉक ने खाया, और फिर हॉक को किसने खा लिया? हो सकता है माउंटेन लायन ने खा लिया। तो भाई ये एक फूड चेन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ग्रास इज ईटन बाय दी क्रिकेट, एंड उसके बाद फ्रॉग, और उसके बाद हॉक। तो भाई ये पांचवी फूड चेन। तो आप देख रहे हो ये हमने अलग अलग फूड चेन्स को अगर मिला दिया तो वो मिलाकर ये 5 फूड चेन हमने अगर इसमें मिला दी तो वो मिलाकर बन गया क्या? फूड वेब। अब इजीली समझ में आ गया। अब देखो लिखना क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन। यही तो हम इतनी देर से बोल रहे थे, इजी है, इतना याद रख लेंगे, वो देखते ही याद आ जाएगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना समझ पाओ या जिसका आंसर आप ना लिख पाओ, ठीक है। इट इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। अलग अलग लेवल्स पर इंटरकनेक्टेड है। अभी मैं ये ट्रॉफिक लेवल को आपको डिटेल में समझाऊंगी। फॉर नाउ आप ऐसा समझ लो, एक के बाद एक जो स्टेजेस होती हैं, अभी आप ऐसा समझ लो, आगे मैं आपको ट्रॉफिक लेवल बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल जो है, हम अभी ऐसा समझ ले, एक स्टेज है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म बैठा है। 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 स्टेजेस जो है ना, फॉर नाउ कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज दी trophic level. Since an organism can occupy position in more than one food chain, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन से ज्यादा फूड चेनों में प्रेजेंट हो सकता है ना, कोई भी अलग अलग फूड चेन में प्रेजेंट हो सकता है। इन अ फूड वेब इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। इसीलिए फूड वेब में उसके एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल हुआ करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ग्रास में भी ईटन बाय ग्रास हॉपर। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया होगा, एज वेल एज ग्रास को रैबिट ने भी खाया होगा। दो लोगों ने ग्रास को खाया, या हो सकता है तीसरा आ गया कैटल ने खाया, ठीक है। एंड ईच ऑफ दीज हर्बीवोर, ये तीनों थे हर्बीवोर, इनने ग्रास खाई, मे बी ईटन बाय एनी कार्निवोर। हो सकता है इन तीनों को किसी कार्निवोर ने खा लिया हो। जैसे अगर हम रैबिट की या ग्रास हॉपर की बात करें तो उसे फ्रॉग खा सकता है, रैबिट को कोई बिग बर्ड खा सकती है ना, या टाइगर इनमें से किसी को आके खा गया, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स। तो अगर देखा जाए तो ये जो तीनों थे, रैबिट, कैटल और ग्रास हॉपर, ये तीनों एक ही लेवल पे थे, एक ही जगह एक ही स्टेज पर बैठे हुए हैं। वो एक ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। दैट इज व्हाट फूड वेब टेल्स यू, राइट। दैट्स इट अबाउट द फूड वेब। मूविंग अहेड, हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखो, या तो पूछा जाएगा फूड चेन बता दो, या पूछा जाएगा फूड वेब बता दो, और ये नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा दोनों का डिफरेंस बता दो। तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ के आए हो, आपको ये दोनों चीजों का पूरा नॉलेज है ना। तो अभी बैठो, अभी क्या होगा कि फूड चेन और फूड वेब का हमको बनाना है डिफरेंशिएशन, है ना, उसका हमें आंसर फॉर्म करना है। तो क्या, फूड चेन हमेशा एक लीनियर पाथवे होता है शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। लीनियर मतलब एक ही लाइन में चलने वाला पाथवे जहां पे एनर्जी एक से दूसरे में जा रही होती है, ठीक है। और फूड वेब क्या होता है? मल्टीट्यूड ऑफ नेटवर्क शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। यहां पर मल्टीपल चेन्स जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए उसको बोला है मल्टीट्यूड लेवल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल। हमेशा बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है, कहां पर? फूड चेन में। ऐसे ही होता है फूड वेब में। क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल हैज एक्सेस टू मोर मेंबर्स ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल। अब वो जो लायन है भाई, वो तो किसी को भी खा सकता है, चाहे वो छोटा एनिमल हो या तो थोड़ा बड़ा एनिमल हो, मीडियम साइज का एनिमल हो, राइट। वो जो माउंटेन लायन था उस पिक्चर में, वो तो किसी को भी खा सकता था। So that is what they are saying. ये क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे है, उसके पास एक्सेस है कि वो किसी भी मेंबर को खा सकता है उसके नीचे प्रेजेंट लोअर ट्रॉफिक लेवल पे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फूड वेब। नेक्स्ट इज हैज नो इफेक्ट ऑन द अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अडेप्ट होना कि मैं यही चीज खाऊंगा, या कॉम्पिटिशन, अगर मैंने नहीं खाया, मैं नहीं खा पाया, उसने खा लिया, मैं नहीं खा पाया, उसने खा लिया, मुझसे ज्यादा उसको खाने को मिल गया, जैसे हम करते हैं, हाँ, वैसे ही यहां पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि भाई एक ही फूड चेन है, एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, बस यही चल रहा है। तो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कंपटीशन नहीं है, लाइन में चल रहे हैं लोग। पर यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है ना, यहाँ पे सब, मैं इधर से आ रहा हूं, तू उधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, फिर एक भाई अमित वहां से आ गया, राहुल वहां से आ गया, रवि वहां से आ गया, पायल वहां से आ गई, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ? हैज अ रोल इन इंप्रूविंग अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसके पास एक रोल होता है इन इंप्रूविंग अडेप्टेबिलिटी, है ना, और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें कंपटीशन हो सकता है कि भाई एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने वाले दो लोग हैं, तो पहले कौन सा झपट्टा मारने वाला है, पहले कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म खाने वाला है। सो देयर इज अ कंपटीशन इन फूड वेब, क्योंकि अलग अलग फूड चेन्स जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा किसमें नहीं होता, फूड चेन में नहीं होता है। दैट्स इट। ये ऐसे आपको आंसर पोर्ट्रे करना है अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए इन दोनों को लेके। नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल। अभी हम इतनी देर से जो ट्रॉफिक लेवल बात कर रहे थे वो, और मैंने आपसे कहा था कि अभी उसे फूड चेन का सिर्फ एक लेवल, एक स्टेज समझ लीजिए, तो हम उसको देखते हैं कि वो ट्रॉफिक लेवल है क्या। ट्रॉफिक लेवल, दीज आर दी वेरियस स्टेप्स और लेवल्स, है ना, अलग अलग स्टेप्स या लेवल्स हैं, यही मैंने बोला था, इन दी फूड चेन वे ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस, जहां पर फूड का, या फूड का मतलब कि फूड से बनने वाली एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं फूड का या एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। दैट इज व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल अलग अलग टाइप के हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा ट्रॉफिक लेवल आया, यहां पे देखो, इससे समझो, सबसे पहले नंबर पे ट्रॉफिक लेवल आता है प्रोड्यूसर, मतलब वो जो अपना खाना खुद बना रहा है। ऑटोट्रॉफ्स, द वन व्हिच यूजेस सनलाइट टू प्रिपेयर इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जिसने अपना खाना खुद बनाया वो कहलाया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर जिसने फीड किया, मतलब कि सपोजिंगली ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है, या फिर ग्रास को काऊ ने खा लिया, या फिर ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, तो वो सब कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और अब उनके ऊपर ये जो हर्बीवोर्स थे, हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे, है ना। और उसके बाद उनको कौन खाने वाला है, टॉप कार्निवोर, तो ये जो टॉप कार्निवोर है वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाएंगे। सही है। तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं जहां पर द वन पर्सन इज ईटिंग द अदर, तो वहां पे वो क्या कहलाता है, वो लेवल्स कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल, और जिसमें प्रोड्यूसर सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर होता है और हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है टर्शरी कंज्यूमर का। ठीक है, आगे देखो प्रोड्यूसर्स, और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना जैसे ट्रॉफिक लेवल पूछा जाए, इजी सा टॉपिक है। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कहलाते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर्स जो हैं वो और सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं वो कहलाता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं या जिनको हम टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं वो कहलाते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आने वाले ऑर्गेनिजम्स इन दी फूड चेन। This is the trophic level. That's it. Okay. Moving ahead. Now see. Flow of energy. अब ये जो हर ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर को कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर ने खाया, ये जो हर बार लेवल चल रहा है ये एक दूसरे से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड ऑब्टेन कर रहे हैं ना। तो जब फूड ऑब्टेन करेंगे तो एनर्जी भी तो जाएगी। फूड अल्टीमेटली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओनली फूड से एनर्जी मिलने वाली है, तो फूड से वो एनर्जी ट्रैवल होने वाली है, बस उसी को बोला जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब फ्लो ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, वो ये नहीं पूछेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, वो दो अलग टाइप से इससे क्वेश्चन पूछते हैं। पहली लाइन में वो क्वेश्चन भी है क्या, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, और ये मैंने आपको याद करने के लिए एक पॉइंट भी दिया है और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि explain why the flow of energy through different steps in the food chain is unidirectional। ठीक है, क्यों ये कहलाता है यूनिडायरेक्शनल, समझो। इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है वो प्रोग्रेसिवली हमेशा आगे बढ़ रही है, एक से दूसरे में जा रही है। अब सोचो जो हर्बीवोर था, ठीक है, हर्बीवोर ने खाया किसको, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट, और जब प्रोड्यूसर को हर्बीवोर ने खा लिया तो प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर में आ गई। क्या ये एनर्जी हर्बीवोर से वापस प्रोड्यूसर में जाने वाली है? नहीं जा पाएगी, क्योंकि भाई ये जो प्लांट है ये हर्बीवोर को नहीं खाएगा ना, तो ये नहीं जाएगी एनर्जी वापस, इसीलिए ये हमेशा प्रोग्रेसिव करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड चेन। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, बच्चे प्रोड्यूसर लिख के आते हैं जो कि गलत है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन।
एंड व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन? अगर फूड चेन की बात करें तो वहां एनर्जी कहां से आई? प्रोड्यूसर से आई। समझे? आर यू स्पॉटिंग द डिफरेंस? इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लिसन व्हाट हैपेंस इज, ये जो ग्रीन प्लांट है ये सन से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। यहां पर 10% ऑफ एनर्जी इनको सन से मिल गई, ठीक। अब ये जो प्रोड्यूसर है ये खाया गया किसके द्वारा? ये खाया गया प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर के द्वारा। प्रोड्यूसर को हर्बीवोर ने खा लिया, तो अब प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर में आ गई। यही हुआ, ऐसे ऐसे करके एनर्जी आगे बढ़ी। तो हर बार जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड खाएगा तो कुछ एनर्जी तो आएगी उसके पास और बाकी आगे जाएगी, यही होगा हर बार। तो ये जो एनर्जी उसके पास आती है ये कहां जाती है? तो ये जो एनर्जी, अपन इसको समझें, अगर ये एनर्जी 100% है तो इस एनर्जी में क्या होता है कि हमेशा 90% जो एनर्जी है इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और हमेशा सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। 90% एनर्जी, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा एज हीट लॉस्ट हो जाती है एनवायरमेंट में, और 10% एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड दिस इज हाउ इट इज यूनिडायरेक्शनल। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जब ग्रीन प्लांट्स, अभी ग्रीन प्लांट ने अपना बना लिया था ना 10% एनर्जी सन से लेके फूड, अब जब ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती। कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई? 90% एनर्जी लॉस्ट हुई एज हीट टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में चली गई, वो ऐसे ही हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में चली गई। कोई भैया कोई हिसाब ही नहीं है कि कहां गई, क्या हुआ, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10% of food eaten is turned into its own body and made available for next level of consumer. सिर्फ 10% होता है जो आपकी बॉडी में रह जाता है, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह जाता है और फिर वहां से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जा सकता है। That is the funda of flow of energy, right? Okay. Now see this. The 10% can be taken as average value. हम 10% को average value रखते हैं, the amount of energy present at each step and reaches the next level of consumer. जितनी energy हर step पर available है और आगे बढ़ेगी, as very less energy is available for next level of consumer. अब हर बार क्या होता है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी? सिर्फ 10% एनर्जी प्रेजेंट है हर ट्रॉफिक लेवल पे, है ना। अब ये 10% एनर्जी आगे बढ़ती जाती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, हर बार ये 10% एनर्जी आगे बढ़ती है। तो अब वेरी लेस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। क्यों फूड चेन में हमेशा सिर्फ 3 और 4 स्टेप्स क्यों होते हैं? द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, इतनी सारी एनर्जी, हर बार तो 90% चली जा रही है, तो वो इतनी ज्यादा होती है कि ऊपर पहुंचते पहुंचते तक वेरी लिटिल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल। 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्लीट करने के बाद बहुत थोड़ी सी एनर्जी बचती है। क्या ये फंडा समझ में आया? बिल्कुल। अब एक बार और इसको समझ लो, क्या हो रहा है? सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से एनर्जी मिल गई किसको? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने क्या किया? दिया कंज्यूमर 1 को, प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है मैंने, ठीक है। उसने दिया कंज्यूमर 2 को, उसने दिया कंज्यूमर 3 को। अब हर बार क्या होता है कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, हमेशा सिर्फ 10% एनर्जी आगे बढ़ती है, और बची हुई 90% का क्या होता है? इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हीट के फॉर्म में ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट विच इज 90%। अब हर बार ये एनर्जी कम नहीं होती जाएगी, तुम्हें नहीं लगता हर बार कम होती जा रही है? अब जब ये हर बार कम हो रही है, यही एक रीजन है कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसमें टर्शरी या क्वाटरनरी, बस इसके अलावा कोई आगे कंज्यूमर नहीं होता, क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है ना देने के लिए, पूरी एनर्जी तो खत्म ही हो जाती है ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी। और जब भी आप इसका डायग्राम बनाओगे ट्रॉफिक लेवल का, तो आप ऐसे ही ट्रॉफिक लेवल बनाओगे, नीचे से ऊपर, ये पिरामिड की तरह बनता है। ये डायग्राम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, फोटो क्लिक कर लो, ब्रेन में स्टोर कर लो, यही अपने को एग्जाम में बना के आना है, ठीक है। फॉर ट्रॉफिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं।
सो देयर इज मैक्सिमम एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो इससे ये जो हमने इतनी चीजें पढ़ी उससे क्या निकला कि जो प्रोड्यूसर है उसको पहले सन से मिली थी ना एनर्जी, तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है एंड फर्दर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है चेन वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। दी हर्बीवोर्स गेट मोर एनर्जी, ऑब्वियसली वो फर्स्ट कंज्यूमर है ना, सबसे पहले आए हैं, उनको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी प्रोड्यूसर के बाद। With food then carnivore at third and fourth trophic level। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हर बार हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। दैट इज ऑल, राइट? ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसको समझते हैं, ये जो धीरे धीरे एनर्जी कम हुई इसका क्या खेल है। एट एवरी ट्रॉफिक लेवल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो गई। मेंटेनिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड लॉस्ट एज हीट, और ये काय में लॉस्ट हुई, एक तो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हुई और दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जहां कोई चीज बन रही है, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, जैसे ग्लूकोज बनता है तो भाई उसमें भी एनर्जी लग रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट का मान लो ब्रेक डाउन हुआ तो उसमें भी एनर्जी लग रही है। तो ये जो बनने बिगड़ने का काम बॉडी के अंदर चलता है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इस दौरान भी, क्योंकि काम चल रहा है ना बहुत सारा, तो इस दौरान भी बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां लग जाती है। 90% इज फिनिश्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो चली जाती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इज जनरली 90%, जो लॉस्ट होती है वो 90% होती है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटेन्ड इज 10%, और बचती कितनी है 10%। 90 और 10, 90 चली जाएगी, 10 बचेगी बाय एवरी ट्रॉफिक लेवल। सो ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन एनर्जी लेवल लीड्स टू, अब ये जो एनर्जी कम हो रही है इससे क्या होगा, क्या होगा एनर्जी कम होने से? लेसर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल बहुत बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि एनर्जी तो जाती जा रही है, तो ट्रॉफिक लेवल कम होते हैं। देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, पहले तो लेसर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। हर ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम है, ये बोला है, और फिर ये बोला है कि फूड चेन में लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल है। नहीं समझे? अपन ने फूड चेन बोला था, फूड वेब बोला था, अब हर्बीवोर तो कितने भी हो सकते थे ना, हो सकते थे। तो वो जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है? कंज्यूमर 1 है ना, कंज्यूमर 1 ट्रॉफिक लेवल था किसका? हर्बीवोर का। तो हर्बीवोर में हर्बीवोर का नंबर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये लॉस्ट होती जा रही है। दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, और वो जो फूड चेन है उसमें ट्रॉफिक लेवल्स भी कम होंगे। ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म कम और फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल कम, समझे? ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म कम और फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल कम। ये प्रॉब्लम आती है एनर्जी डिक्लाइन होने से, यानी एनर्जी कम होने से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड। अब ये वाला जो फंडा है ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल जो चैप्टर पढ़ा है ना वहां पे पढ़ा हुआ है ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्ट क्या होता है, वीड क्या होता है ना। जब अपन ने पूरा फार्मिंग वाला वो प्रोसेस पढ़ा था वहां अपन ने पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पेस्टिसाइड क्या होता है? रेफर्स टू केमिकल, ये एक तरीके का केमिकल है, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू किल अ पेस्ट, जिसका काम क्या है? पेस्ट को किल करना, विच इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है पेस्ट को किल करने में, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए पेस्ट होता क्या है। पेस्ट क्या है? एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ग्रेट इकोनॉमिक डैमेज बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड पेस्ट। क्रॉप जो होती है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। तो जो क्रॉप होती है वहां पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भाई होंगे। देखो एनवायरनमेंट में हर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, बायोटिक फैक्टर भी है, बायोटिक कंपोनेंट भी है, बायोटिक कंपोनेंट भी है, तो वहां पर भी हर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म भाई उस क्रॉप को हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अपने को उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो कौन कौन से? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट लगा है ना, इंसेक्ट को किल करने वाला इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स।
नेक्स्ट इज वीडीसाइड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन ओवर द फील्ड। फील्ड में जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां पर जो क्रॉप हमने ग्रो करी उसके अलावा भी जो जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट विच इज नोन एज वीड। वो वीड को खत्म करने के लिए फॉर किलिंग द वीड्स वी यूज वीडीसाइड। अब ये साइड और सीडल जहां पर भी ऐसे वर्ड लगे हो मतलब समझ जाना इट इज किलिंग समथिंग, ठीक है, इट इज टू किल। साइड, सीडल, बैक्टीरिसीडल, ठीक है। और ये जो सीडल और साइड वर्ड लगे होते हैं ना इसका मतलब होता है टू किल। तो अब हर चीज में देखो साइड साइड लगा हुआ है। वीडीसाइड मतलब वीड को किल करने वाला, फंजीसाइड मतलब किलिंग दी फंजाई जो फंजाई को किल करे, निमेटिसाइड मतलब जो निमेटोड्स को किल करे, और रोडेंटिसाइड रोडेंट्स को किल करने वाला मतलब चूहे वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं रोडेंट्स, उनको किल करने वाला कहलाता है रोडेंटिसाइड। एग्जाम्पल क्या है इन सब चीज के? ये पेस्ट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? पेस्ट वही ये वाली वीड को किल करने के लिए वीडीसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, माइट्स को किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स, निमेटिसाइड्स, निमेटोड्स को किल करने के लिए निमेटिसाइड्स। ये वाली ये जो पेस्ट हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें यूज करना होता है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड इन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड और निमेटिसाइड और रोडेंटिसाइड। खत्म? ओके, लेट्स मूव अहेड। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और हमारे समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? देखो, it refers to the process of increase in concentration of a toxic chemical with increased trophic level in food chain। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हम आगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं इसी में। जब कोई भी हानिकारक सब्सटेंस, कोई भी हानिकारक चीज फूड चेन में आ जाए, है ना, और फूड चेन में चलती चली जाएगी तो सोचो कहां कहां जाएगी? प्रोड्यूसर में आई होगी, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में गई होगी, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में गई होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर से फिर टर्शरी कंज्यूमर में गई होगी। और वो जो टॉप लेवल का ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, पूरा कचरा, ये पूरा हानिकारक जो मटेरियल है ये उस ट्रॉफिक लेवल में कलेक्ट होने वाला है। और जब ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो गया। That's it. This is biological magnification. कई बच्चे एग्जाम में अगर चले जाते हैं तो फिर वो वेट कर रहा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या था, इतना बड़ा वर्ड है मतलब कुछ डिफिकल्टी होगा, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, बायो मतलब लाइफ, अच्छा ये उस चैप्टर में से तो नहीं है, इससे अगर तुमने ये देखा होता, समझा होता तो ये नहीं करते, है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत आसान चीज है। वो क्या बोलता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल। मैंने बोला ना ये इकट्ठा हो जाता है, क्या इकट्ठा हो जाता है? टॉक्सिक केमिकल विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रेशन जो हानिकारक सब्सटेंस केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल, वो कलेक्ट होता जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस सच एज डीडीटी, अभी पढ़ के आए ना, क्या क्या था? डीडीटी एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एक पेस्टिसाइड है ना। वो जो डीडीटी है ये स्प्रिंकल किया जाता है टू किल पेस्ट ऑन प्लांट्स फ्रॉम वेयर इट एंटर्स द फूड चेन। वो जो पेस्ट को मारने के लिए यूज होता है फ्रॉम वेयर इट एंटर्स द फूड चेन। वो क्या था? वो था डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। यही पढ़ा था अपन ने डीडीटी के बारे में, वो यहां आ गया। नेक्स्ट, एज ह्यूमन बीइंग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स टॉप लेवल पर होते हैं ना किसी भी फूड चेन के, तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम में ये पूरा जो प्रॉब्लमैटिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हानिकारक पदार्थ है, ये हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फिनोमेना व्हिच इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इतना समझा दोगे कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस था, वो चला भाई कहां आया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज हो गया, उसका नाम था डीडीटी। और वो जो डीडीटी था वो हमने क्यों यूज किया था? टू किल द पेस्ट, इट वाज यूज्ड एज पेस्टिसाइड। और हमने वो क्रॉप पर स्प्रिंकल तो कर दिया, छिड़क तो दिया, अब ये क्रॉप ग्रो हो गई, क्रॉप के अंदर वो चला गया पानी के साथ, है ना, क्योंकि सॉइल से वाटर
अब्सॉर्ब होता है उसी के साथ वो भी चला गया। अब क्रॉप के अंदर जब आ गया तो क्रॉप को फर्स्ट लेवल हर्बीवोर, कार्निवोर के बाद टॉप कार्निवोर, और जो सबसे बॉसेस है ना ये जो ह्यूमन बींग्स, हमने खा लिया। अब हमारे अंदर ये जो कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो गया है, कॉन्सेंट्रेट हो गया है टॉक्सिक सब्सटेंस, बस वही कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दैट इज हाउ यू डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, लेट्स सी अहेड। Accumulation of harmful chemical substance in food chain, जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं उसमें क्या क्या होता है। Some poisonous chemical enter our body through food chain, कभी कभी poisonous substances हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं by the food chain. Okay, it is by use of several pesticides, और most of the time अलग अलग टाइप के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको यूज करने से ऐसा होता है। अदर केमिकल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज, जब हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए डालते हैं क्रॉप फील्ड में, या फिर स्टोरेज के दौरान हम रूम में छिड़क देते हैं ताकि रोडेंट्स ना आए, फंजाई ना आए, फंगस ना लगे उस क्रॉप से जो मटेरियल हमने कल्टीवेट किया है उसमें। तो ये जो सब्सटेंसेस हम वहां यूज करते हैं ना, ये आ जाते हैं और यही हार्मफुल सब्सटेंसेस कहलाते हैं जो कॉन्सेंट्रेट होकर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करवा देते हैं। प्लांट, अब वही जो प्रोसेस में बता रही थी दिया हुआ है, प्लांट अब्सॉर्ब दीज हार्मफुल केमिकल, प्लांट ने इस हार्मफुल केमिकल को कर लिया अब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल अलोंग विथ वाटर एंड मिनरल, पानी के साथ, है ना, वाटर एंड मिनरल्स के साथ। दे एंटर फूड चेन इन प्रोड्यूसर, अब ये प्रोड्यूसर्स में तो आ गए लेवल, एंड देन ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते चले जाते हैं। हाईएस्ट लेवल गेट मोर ऑफ दीज केमिकल, जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें सबसे ज्यादा ये केमिकल पाया जाता है। देखो पहले वाटर में आया था वो डीडीटी, फिर आया प्लैंक्टॉन्स में, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स में और एनिमल्स में। अगर वाटर में वो डीडीटी पहुंच गया, मतलब आप सपोज करो आपने क्रॉप फील्ड में वो जो स्प्रिंकल किया वो पानी कहीं वहां से निकल के जाके किसी डैम वैम में अगर मिल गया, गलती से भी थोड़ा भी मिल गया, तो वो पानी में चला गया, पानी से फिर वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल में चला गया, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल से वो फिश में चला गया। फिश को हो सकता है कि हमने कल देखा था ना, फिश को कोई लार्ज बर्ड खा सकती है जैसे क्रेन खा लेती थी, या फिर फिश को ह्यूमन बीइंग्स ने खा लिया। तो ये इस तरीके से क्या होगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा हायर ऑर्गेनिज्म में। दिस इज द फंडा ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कैसे कैसे जाता है। इसके बाद हमें पता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसकी वजह से हुआ, कहां से हुआ, क्या प्रोसेस था। इतना समझने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं भाई, उनका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, आप देख ही रहे हो ये इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, पढ़ो, चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, थोड़ा सा भी चेंज आता है अगर एनवायरनमेंट में तो उसका असर हम पे जरूर होगा। मैं इसका तुम्हें एक फंडा समझाती हूँ, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। 8th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पढ़ा है। उस चैप्टर में क्या बताया गया था, देखो कभी भी उस वहां पे कभी सोचा है कि हमें 8th स्टैंडर्ड में भाई पोल्यूशन एंड वाटर पढ़ाने का क्या मतलब है, क्या मतलब निकला उसका, हमने क्यों पढ़ा वो, हमने वो इसीलिए पढ़ा स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है ना, लाइफ के लिए ये वाटर और एयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना लाइफ नहीं हो सकती। अब ये जो वाटर और एयर है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फॉर अ लाइफ, और इसमें अगर कोई चेंज हो जाए, कोई कचरा मिट्टी कुछ ऐसा आ जाए, डस्ट पार्टिकल आ जाए या कोई केमिकल आ जाए, कोई ऐसी गैस आ जाए, है ना, तो वो क्या करेगी, वो पोल्यूटेंट कहलाएगी, मतलब एजेंट जो चेंज लाए। और ये जो चेंज आ जाता है इसके अंदर, ये ही कहलाता है क्या, पोल्यूशन। और ये हमारी ही कुछ एक्टिविटीज से आता है, और उसको पढ़ना इसीलिए ही जरूरी है क्योंकि भाई ये लाइफ का एक बेसिक चीज है। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो वो कहलाएगा पोल्यूशन। वो कहां से आया, वो हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से आया, बस वही हम यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट वेयर बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है मैन का, एनवायरनमेंट का, वो एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं। व्हेन द एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड, अगर एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन हुआ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ क्लीनिंग ऑफ नेचर, जितना नेचर क्लीन कर सकता है वो हमेशा कोशिश करते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस आप कर रहे हो तो वो नेचर उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो भाई कैसे चलेगा।
अब लंग्स में जब ब्लड जाता है तो प्यूरिफाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा ब्लड, प्योर ब्लड। वो जो ऑक्सीजनेट हुआ, जो प्यूरिफाई हुआ, जो अच्छा ब्लड था, वो कैसे हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने से हुआ था ना। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो भाई प्लांट उसको आपको हेल्प कर रहा है ना एनवायरनमेंट क्लीन रखने में। अब अगर वो ये चीज नहीं कर पा रहा है तो ये क्या होगा भाई, अपने आप क्लीन नहीं कर पाया तो वो चीज इकट्ठी होती जाएगी एनवायरनमेंट में, इट विल कॉज अ चेंज, तो वो होगा पोल्यूशन। इकोलॉजिकल बैलेंस इज लॉस्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस चला जाता है, प्रॉपर एयर नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, तो ऑर्गेनिजम्स को भी रहने में प्रॉब्लम होती है एंड द एनवायरनमेंट बिकम्स पोल्यूटेड, और एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, उसमें पोल्यूशन आ जाता है। और पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन आपने 8th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि पोल्यूशन इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। और कौन सा चेंज? इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल चेंज। अगर ये चेंज आता है और वो हमें हार्म करने वाला चेंज है विच इज हार्मफुल टू अस, तो वो हो गया पोल्यूशन। कराने वाला जो एजेंट है वो कहलाता है पोल्यूटेंट। इतनी कहानी क्लियर हुई? ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट इज ओजोन। ओजोन जो है वो क्या है? ओजोन बेसिकली, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट ओजोन बेसिकली है एक आइसोटोप। ओजोन क्या है? बेसिकली इट इज एन आइसोटोप। आइसोटोप मतलब से वर्जन ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, जहां पर सेम एलिमेंट है विद सेम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब। तो यहां पर वो सेम एलिमेंट कौन है? वो सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन। दैट इज, इट इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? O3, दैट इज ओजोन। ठीक है, वो आपको यहां दिख रहा है इजीली। तो ओजोन मतलब आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म दी ओजोन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखो। ओजोन एग्जिस्ट इन दी सो कॉल्ड ओजोन लेयर ऑफ दी स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन है वो कहां पर होता है एक्चुअली? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में होती है 5 लेयर। ठीक है, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो उसमें से जो सेकेंड वाली लेयर होती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर, वहां पर ये ओजोन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ओजोन मॉलिक्यूल। और ये एक्चुअली बन भी किस लिए रहा है? यूवी रेडिएशन की वजह से। ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ शील्डिंग। अब यहां पर वो चीज है ना जो तुम्हें क्या लिख के आनी है, ओजोन क्या काम करता है? ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ शील्डिंग, मतलब एक शील्ड, एक कवरिंग, एक मास्क बना लेता है द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आ रही हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटोस्फियर यानी जो सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, वहां पर प्रेजेंट ओजोन एक शील्ड बना लेता है कि ये जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ को हार्म ना कर सके। ठीक है, ओजोन लेयर, इट इज अ लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन विच मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन इज कॉन्सेंट्रेटेड। एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा ओजोन इस लेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए अपन ने बोला है कि भाई आप ओजोन लेयर हो। नेक्स्ट इज, अब यहां पर ये जो ओजोन लेयर ने शील्ड कर लिया, यूवी रेज से बचा लिया, इस ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाने वाला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या है? इट इज द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम। ये जो CFC है ये क्या है? एक कंपाउंड है जो कई चीजों से मिलकर बना है, तभी कंपाउंड कहला रहा है। जो किससे बनता है? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को हटाकर किस में से? हाइड्रोकार्बन में से कौन हटाता है? क्लोरीन और फ्लोरीन, तो वो बन जाता है क्या? CFC। अब ये जो CFC ये क्या करता है? देयर स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि CFC बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। जैसे अभी मुझे सुनते वक्त तुम्हें कोई नहीं हिला सकता, वैसे ही CFC जो है उसको हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबिलिटी रहती है, कोई नहीं हिला सकता। मेक्स देम सूटेबल फॉर वैरायटी ऑफ यूजेस, जैसे एयर कंडीशनर्स में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, एज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कूलेंट। ठीक है, दे आर ऑफन नोन एज फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स मतलब कूलेंट को ही फ्रेयॉन्स बोला जाता है। इतनी बात CFC के बारे में हुई, ओजोन के बारे में हुई। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो अपन जो ओजोन लेयर पढ़ के आए, फिर जो अपन ने CFC पढ़ा, तो जब हम उसको देखते हैं तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन पाते हैं, यानी क्या होता है? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर।
वो जो ओजोन लेयर बन रही थी उसमें डिप्लीशन हो रहा है, वो मतलब कुछ उसमें हार्म हो रहा है, डिस्ट्रक्शन जो कुछ हो रहा है उसमें, वो डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है। वो क्यों हो रही है? द फॉरमोस्ट इज द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपन ने अभी देखा ना, वो स्टेबिलिटी वाला जो बंदा था CFC, वो है जो सबसे बड़ा रीजन है। ये कई बार MCQ में भी पूछा जाता है कि CFC का फुल फॉर्म बता दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिस्ट्रक्शन इज द पोल्यूटेंट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि CFC के अलावा बता दो कौन सा है पार्टिकल, कौन सा है एलिमेंट जो कॉज करेगा डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, तो कौन है वो? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके बाद व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाइक हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं एयर में, आर रिलीज्ड इनटू द एयर, इट accumulates in the upper atmosphere and reacts with the ozone resulting in reduction in thickness of ozone layer। तो ये CFC जब निकलता है तो ये जाकर उसी लेयर में जम जाता है, कॉन्सेंट्रेट होने लगता है जहां पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और उससे ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती जाती है, दैट इज डिप्लीशन होता जाता है। thus the ozone layer gets depleted allowing more ultraviolet rays to pass through it। और जब ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज एंटर कर सकेगी, क्योंकि ओजोन ने रोक रखा था ना यूवी रेज को अंदर एंटर होने में अर्थ से। तो अब ये ओजोन लेयर कम होती जाएगी तो यूवी रेज भी अंदर आ जाएगी। द एंटार्क्टिक होल इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। और एक्चुअली CFC में भी किसकी वजह से? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेजेंट इन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हो एक्चुअली क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की वजह से रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ इसको मार्क कर लेना कि जो क्लोरीन है CFC का, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड दिस इज द प्रोसेस हैपनिंग ओवर देयर। ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होता है। प्रोबेबल डैमेज ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया उससे डैमेज क्या होगा, ये पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 लाइन में फिर से बता देती हूं। ओजोन मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ओजोन लेयर मतलब बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल, मतलब O3 वाले मॉलिक्यूल ने मिलके एक लेयर बनाई। कहां बनाई? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर होती है, दूसरे नंबर की जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है। वहां पर इस ओजोन ने अपनी एक लेयर जमवा ली है। अब ये क्यों जमवा ली है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो यूवी रेडिएशंस आ रही है ना, यूवी लाइट सन से जो आ रही है, उसको अर्थ में एंटर ना होने दे, क्योंकि उससे होते हैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, वो अभी अपन देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन अब बीच में आ गया है हमारे रेफ्रिजरेटर्स से और हमारे एयर कंडीशनर से निकलने वाला सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसके अंदर है क्लोरीन मॉलिक्यूल। और जब वो टूटता है तो वो जा करके कहां इकट्ठा हो जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर के आगे इकट्ठा हो जाता है। अब वहां जब जाके इकट्ठा होगा तो ये ओजोन लेयर को कम करता जाता है, उसकी थिकनेस कम करता जाता है। तो वहां पे वो जो होल हो रहा है उसकी थिकनेस कम हो के एक पर्टिकुलर जगह पे, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो किसने करा? CFC में प्रेजेंट क्लोरीन ने करा। अब अगर ये यूवी रेडिएशन इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आ जाती है अर्थ के अंदर, तो उससे क्या हो सकता है? प्रोबेबल डैमेज ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन अल्ट्रावायलेट रेज रीच अर्थ एंड कॉज सर्टेन इल इफेक्ट। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये अर्थ पे आ जाती हैं और इल इफेक्ट कॉज करती हैं किसको? बैड फॉर अस एंड फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए भी खराब है और हम ह्यूमंस के लिए भी खराब है। इससे होता क्या है? एक्सपोजर टू यूवी रेज कैन लीड टू ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। सबसे पहले तो स्किन बर्न कराती है, स्किन कैंसर कराती है। और जब भी मैं ये स्टूडेंट्स को पूछूं कि भाई क्या हुआ, जब भी मैं आपको पूछूं, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई क्या हुआ, ये यूवी रेडिएशन अगर आ गई तो सबसे पहले आ जाते हैं स्किन कैंसर हो गया मैम, स्किन कैंसर हो गया। भाई आगे भी है इल इफेक्ट, मतलब कैटरैक्ट भी हो जाता है आईज में, और अदर डैमेज टू द आई एंड इम्यून डेफिशिएंसी भी हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, डिक्रीजेस क्रॉप यील्ड, तो ये क्रॉप यील्ड भी खराब कर देती है। एंड रिड्यूसेस पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन एंड सर्टेन फिशेस। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स में अपन ने पढ़े थे ना, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जेलीफिश, प्रॉन, इन सबको भी हानि पहुंचती है किससे? ये जो रेज आ रही हैं इनसे। फिश लार्वे भी खराब हो जाते हैं। दैट आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, जो एक्वेटिक फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अपन पढ़ के आए हैं फूड चेन, वहां पे अपन ने इन सबको भी पढ़ा था, वहां पर ये हार्मफुल हो जाते हैं। इट में ऑल्सो डिस्टर्ब ग्लोबल रेनफॉल कॉजिंग
कल डिस्टर्बेंस, सॉरी, तो ये क्या करता है कि ग्लोबल रेनफॉल में भी डिस्टर्बेंस लाएगा और इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब करता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, लड़कियों को हमेशा देखा होगा धूप से बचती रहती है, टैनिंग की वजह से वो बच रही हैं, लेकिन स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो वो बहुत स्मार्ट काम कर रही हैं। तो स्किन एलिमेंट्स हो सकते हैं ओजोन डिप्लीशन से। दूसरा, क्रॉप खराब हो सकती है, डिस्टर्ब्ड प्लांट लाइफ साइकिल्स हो सकती है। तीसरी बात, जो मरीन एनिमल्स हैं उनमें भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इफ यू कीप दिस पिक्चर इन योर माइंड, यू कैन इजीली राइट व्हाट डैमेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले तो बस इस पिक्चर को ही देखकर आप बता सकते हो, आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो कि डैमेज क्या होने वाला है यूवी रेडिएशन से अगर वो आ गई अर्थ पे। ठीक है, that's it, that is all about the ozone thing। अब आता है जब हमने इतनी प्रॉब्लम्स पढ़ ली कि ये हो रहा है, ये पोल्यूशन हो रहा है, ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, एनवायरनमेंट था, ये सिस्टम था, ये फूड चेन है, ये फूड वेब है। तो अब हम ये सबको खत्म करके हमने खाना भी खा लिया, एनर्जी भी ले ली, 10% लॉ भी हो गया हमारी एनर्जी का, है ना, 10% लॉ हो गया ना एनर्जी का, वो 90% और 10% वाला वो भी हो गया। अब हम आते हैं, जब इतनी सब बातें हो गई तो अब गार्बेज का क्या करना है आखिरी में, है ना। गार्बेज मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, मोर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल इज जनरेटेड ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ आवर डे टू डे लाइफस्टाइल। जैसे जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। कैसे? नाउअडेज मोर एंड मोर डिस्पोजेबल आइटम्स आर यूज्ड ड्यू टू चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। भाई अब हम लोग सब लोग हैं जल्दी में, हमको सबको हर किसी को जल्दी है, मुझे जल्दी है, आपको जल्दी है, इसको जल्दी है, उसको जल्दी है। जो स्टूडेंट है वो सोच रहा है जल्दी जल्दी मुझे पता चल जाए कि आंसर कैसे कैसे लिखना है। जो टीचर है उसको लग रहा होगा कि भाई मैं इसको बता दूं, तो भी आप नहीं सुन रहे होगे शायद। और अगर आप सुन रहे हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा हमेशा वाला जो मुद्दा है वो यही है ना, यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। और सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अपनी कुछ चीजों के साथ भाई मोबाइल ज्यादा देर मत चलाओ, ज्यादा देर इधर उधर बात मत करो, ज्यादा टाइम, ये क्रूशियल टाइम है 10th का इस समय, है ना। अपन जिस साल पढ़ रहे हैं ये 10th, ये बहुत क्रूशियल समय है हमारे लिए, यही हमें रास्ता दिखाएगा ना 12th का आगे। तो इसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो हमें करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम बचाने के लिए हम क्या चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं? डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करने की कोशिश करते हैं। भाई जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, बार बार कौन ग्लास साफ करे, डिस्पोजेबल ग्लास में पी लिया पानी। अब क्या हुआ? Changes in packaging have resulted much of our non-biodegradable waste। पैकेजिंग में जो पॉलिथीन की जगह बोलते हैं पेपर बैग यूज करने के लिए, तो वो जो पैकेजिंग मटेरियल है ना, हमें उसको भी करना पड़ेगा चेंज। प्रॉपर मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजेबल बाय सेग्रीगेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलिंग मटेरियल टू बी यूज। हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई ये अलग अलग कलर कोडिंग बना दिए, ठीक है। जहां पर प्लास्टिक वेस्ट है तो इसमें डालो, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये जो सब कलर्स दिए गए ये इसीलिए दिए गए कि हम सॉर्ट कर सकें पहले से वेस्ट को। तो जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है उसको तो हम डाल देंगे बायोडिग्रेड होने में, तो हमें इतना पता है कि इतना तो वेस्ट गया हमारा, मैनेज हो गया गार्बेज, आगे वाले को हम डील करेंगे आगे। तो ये जो चीज है ना, ये कहलाती है गार्बेज का मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, अभी खत्म नहीं हुआ, क्या करना है? रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, तो अपने को करना है रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो अपन कैसे कर सकते हैं? भाई जिसको अपन तोड़ नहीं पा रहे उसको अपन चेंज कर दो, है ना। तो अपन कैसे करेंगे? फ्यू इयर्स बैक टी वॉज सर्व्ड इन ट्रेन्स इन रीयूजेबल ग्लासेस। पहले रीयूजेबल ग्लासेस में टी सर्व करी जाती थी। वो आता है ना ट्रेन में चाय वाला, हाँ, वो जो तुम क्लास में पीछे बैठ के आवाज निकालते हो ना, वही वाली बात कर रही हूं मैं। तो वो जो चाय वाला आता है वो क्या लेकर आता था? पहले के समय में ऐसा होता था, वो लेकर आता था डिस्पोजेबल रीयूजेबल ग्लासेस में, सॉरी रीयूजेबल ग्लासेस लेकर आता था, उसमें लेके आता था टी। फॉर हाइजीनिक रीजंस ग्लासेस वर रिप्लेस्ड बाय डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। अब भाई हम सोफेस्टिकेटेड हो गए हैं थोड़ा, तो हम भाई उसमें नहीं पियेंगे, तुम ऐसे ही उसको पानी से धो के ले आए होगे, है ना। ऐसा होता है, अपन कहीं जाते हैं तो यही चीज वहां पर भी हुई कि भाई आप इसको धो के नहीं लाए होगे, आपने नहीं इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया, मैं इतने गंदे ग्लास में नहीं पीऊंगी। तो अब वो ये सब रीजंस की वजह से क्या हुआ? डिस्पोजेबल ऑफ दीज कप्स वर अ मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज। अब इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें? इनको जब रिप्लेस करने का बोला गया कि भाई प्लास्टिक कप दे दो हमको,
रीयूजेबल वाला हटा दो, हम पी के उसको फेंक देंगे। अब ये हुआ कि अब ये प्लास्टिक वाला तुमने ग्लास ले तो लिया, लेकिन अब इसको डिस्पोज कैसे करें, इसका गार्बेज मैनेजमेंट कैसे करें, हटाएंगे कैसे नेचर में से? ये तो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो प्लास्टिक कप्स वर देन रिप्लेस्ड बाय डिस्पोजेबल क्ले कप्स, फिर आए क्ले कप्स, and but making of these cups in large scale had resulted in loss of fertile topsoil। वो जो कुल्हड़ देखते हैं ना अपन ने, वो लाने की कोशिश करी, तो अब उससे टॉप सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जाती जा रही है, उसी से बन रहा है। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर यूज्ड विच आर बायोडिग्रेडेबल। तो अब इतना सब कहानी होने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम पेपर कप यूज कर ले। तो हर जगह आप कहीं पे भी जाओगे, हर जगह आपको क्या मिलेगा? पेपर कप्स मिलेंगे। और वो पेपर कप्स का यूज क्या है? पेपर कप्स यूज करने से देखो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ करना इजी रहेगा, कोई हार्म नहीं पहुंचेगा एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन कॉज नहीं होगा। तो ये जो तरीका है, दिस हैज इनहैंस्ड, इसको हमने कर लिया है, विच इज स्टडीड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। ओके, नेक्स्ट इज, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एग्जाम के लिए एज वेल एज फॉर पर्सनल हैबिट्स, है ना, खुद की हैबिट के लिए भी। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूं, मैं इसको लेकर आई हूं 5R के फॉर्म में। ठीक है, ये आपके 5Rs जो हैं ये क्या हैं? आप किसी वेस्ट को अगर इसको देखो, ये पूरी एक साइकिल है गार्बेज मैनेजमेंट की। यहां पर आप क्या करते हो? आप रिफ्यूज करते हो, लर्न टू से नो टू थिंग्स यू डोंट नीड। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है आप उनको बिल्कुल नो कहना सीख जाओ। आप गए भाई कोई सामान लेने, सपोज करो हम डेयरी गए, है ना, दूध का पैकेट लेने चले गए। अब वहां पे क्या उन्होंने कहा लाओ दे दो, उन्होंने कहा भाई ऐसे ही ले जाओ, तो ले जा सकते हैं ना ऐसे, फिर भी नहीं, हमको कुछ कैरी बैग तो दे दो भैया, कैरी बैग में लेके जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे, हमको शर्म आती है। अरे ऐसे ही ले जाओ भैया, क्यों कैरी बैग की जरूरत है? कैरी बैग ले जाना है तो घर से एक कॉटन का बैग ले जाओ, घर जाके धो लेना, यूज भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में, उससे पॉलीथीन मांगने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पेपर बैग भी मांगने की क्या जरूरत है, इसको तो अपन ऐसे कैरी कर सकते हैं ना। दैट इज वन थिंग। तो लर्न टू से नो, रिफ्यूज करो, भाई मुझे ये चीज की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी ले जा सकता हूँ, आई विल कैरी दिस लाइक दैट। ओके, एंड देन रिड्यूस। व्हाट डू यू हैव टू रिड्यूस? क्या रिड्यूस करना है? डोनेट और सेल, लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर ऑफ यूज। घर में वो इतना सारा जो पुराने बर्तन भांडे, लोहा, प्लास्टिक, ये सब चीजें रखी रहती है ना, वो जो चीजें हैं उसको हमें हटाना है भैया। क्या करोगे उसको रख के? अब उसमें क्या होगा? पानी कलेक्ट होगा, पानी कलेक्ट होगा तो फिर वो मलेरिया कॉजिंग मस्किटोज जो हैं वो वहां पे बनने लगेंगे, और जब वो वहां पर बनने लगेंगे तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। एंड अल्टीमेटली वो प्लास्टिक, वो लोहा, वो ये सब इकट्ठा करके करोगे क्या? है तो वो वेस्ट ही ना। सो उन चीजों को हटाओ, डोनेट कर दो, सेल कर दो, या तो रीयूज करने की कोशिश करो। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें रिड्यूस करना है चीजों को। तो नेक्स्ट इज रीयूज। रीयूज कैसे? स्विच डिस्पोजेबल आइटम्स फॉर रीयूजेबल एंड परमानेंट ऑल्टरनेटिव। जो हम ये डिस्पोजेबल के पीछे पड़े हैं, भैया मत करो डिस्पोज, कोई रीयूज करने वाली चीज करो ताकि उसका जो यूज है वो कम हो जाए, है ना। अगर अपन ऐसा करेंगे तो वेस्ट जो बन रहा है, जो वेस्ट गार्बेज जो निकल रहा है वो कम बनेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीयूज। नेक्स्ट R says recycle। रिसाइकल करो, सॉर्ट योर वेस्ट करेक्टली एंड मिनिमाइज व्हाट यू सेंड टू लैंडफिल। जब आप कचरा निकालो घर से तो उसको वाइजली सॉर्ट करना चाहिए कि पेपर को तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, पेपर बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो हमें हमेशा रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। सॉर्ट योर वेस्ट करेक्टली एंड मिनिमाइज व्हाट यू सेंड टू लैंडफिल। और जो आप लैंडफिल में मतलब आप कचरे घर जो होते हैं वहां उन जगह पे जो आप भेजने वाले हो वो कचरा कम से कम भेजने की कोशिश करो। और वो कम कैसे होगा? वो कम ऐसे होगा, आप डोमेस्टिक वेस्ट हटा दो, अभी बताती हूँ उसका क्या करना है। पेपर हटा दो, अभी बताती हूँ उसका क्या करना है। तो जितनी चीजें आप इसमें से कम कर सकते हो उतनी कर दो। अब जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, भाई प्लास्टिक का मैं क्या करूं, मैं कैसे उसको, अगर रीयूज होने लायक है तो रीयूज कर लो, नहीं तो फिर हटा दो। और जब वो हटेगा मतलब कोशिश करो कम से कम बाहर जाए कचरा,
रीयूज करते चलो उसको, ठीक है। अब ये जो अपन ने दो चीजें हटाई, पेपर वाले को दे दो भैया पेपर, वो क्या करेगा, वो वहां पे उसे रीयूज कर सकता है ना ले जा करके। और जो तुमने डोमेस्टिक वेस्ट मतलब वेजिटेबल पील्स वगैरह निकाले हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, उसका क्या करना है, उसका अपने को करना है रॉट, मतलब दिस इज आई एम माई सेल्फ यूजिंग दिस थिंग एट माई होम। मैं इस चीज को खुद अपने घर पे यूज करती हूँ। क्या, कहीं एक एरिया में, कहीं पर एक एरिया में एक बिन रख दो या फिर एक डलिया जैसा कुछ रख दो, एक कंटेनर रख दो बेसिकली। उस कंटेनर में कंपोस्ट योर ओन हाउस होल्ड वेस्ट और टेक पार्ट इन कंपोस्टिंग प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। अब वहां पर अपन कंपोस्ट बना सकते हैं, मतलब वेजिटेबल पील वगैरह ले जाके वहां छोड़ दिए, ठीक है, उसके ऊपर सॉइल डाल दी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत वेस्ट तो इतना सही निकलेगा ना, घर में से इतना निकल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसके ऊपर उसको ऊपर ले जाके एक जगह कहीं रख दिया। आई यूजुअली डू इट ऑन माई टेरेस, वहां पर मैं ले जाकर के उसको रख देती हूँ और फिर जब भी मेरे पास टाइम होता है आई पुट अ सॉइल ओवर इट। मैंने उसके ऊपर थोड़ा सॉइल डाल के रख दिया, अगले दिन फिर निकला, आई कीप ऑन डूइंग दिस। इससे क्या होता है, वो कंपोस्ट तैयार होता है। नाउ आई यूज दिस सॉइल इन माई प्लांट्स टू give them the important nutrients required by them। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, जो हाउस होल्ड वेस्ट, जो ग्रीन वेजिटेबल पील्स निकली हैं, उसको आप मिक्सर में ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद उसे वाटर में मिला लो और सारे प्लांट्स में डाल दो। इट इज अगेन अ न्यूट्रिएंट कैरिंग थिंग फॉर योर प्लांट्स। दैट इज हाउ यू कैन डिस्पोज ऑफ द गार्बेज। एक्चुअली में ये तरीका होता है गार्बेज डिस्पोज ऑफ करने का। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू to manage your waste. These are called the 5 R's of zero waste living. So with this, we are done with the quick revision of our chapter, Our Environment, and we are ready to go ahead with the questions in the NCERT exemplar, जो कि हम करेंगे अपने next session से। So before going, हम Magnet Brains पर आपके लिए सभी videos chapter wise, subject wise, book wise लेकर आए हैं sequence में हमारी website www.magnetbrains.com पर, जहां पर आप इन सभी videos को easily देख सकते हैं। और यही नहीं, आप इन videos को हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स ऐप पर, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और यहां पर सीक्वेंस में हर वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको अपने कोर्स की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। और इसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम में, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, जिस भी चीज के लिए पढ़ना है, या हिंदी मीडियम में पढ़ना है। तो हम अगर पढ़ रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, तो आप उसको कर लीजिए सिलेक्ट। वहां पर आपको क्लास वाइज सारे क्लास का जो टॉपिक है वो दिख जाएगा। और फिर आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर हर सब्जेक्ट के टीचर्स का वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, प्रॉपर सीक्वेंस में हर चीज अवेलेबल है। जहां पर आपको क्लिक करना है ऐसे वॉच नाउ पर, और जब आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो दूसरा विंडो ओपन होगा वो होगा ये, जहां पर अगेन हर चीज चैप्टर वाइज, वीडियो वाइज अरेंज्ड है ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। अब आप इसको चैप्टर वाइज देख सकते हैं, और इसको जब आप प्ले करेंगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड वी एट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड यू विद द 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर किंडरगार्टन टू 12th क्लास स्टूडेंट। और आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और सारे ही अपने जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं किंडरगार्टन से 12th तक के, उन सबके साथ शेयर करिए और बने रहिए फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।